हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल टेट एग्ज़ाम की। हम इससे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारी हमने सीरीज़ देख ली है क्वेश्चंस की, और आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस अच्छे से लगाए होंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पेपर फर्स्ट, जो कि आपका प्राइमरी लेवल का क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक के लिए होता है, बेसिक लेवल होता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आज हम अपना जो भी क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई निकालना है। क्वेश्चन फिर से देखें, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है, तब इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की आपको प्रत्येक भुजा दी हुई है और आपको ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले तो हम भुजा को डिनोट करते हैं ए से, जो कि आपकी दी हुई है 10√3 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ऊंचाई निकालना है। ठीक, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई के लिए आप h से डिनोट करते हैं और आप फॉर्मूला लिखेंगे √3/2 इंटू ए मतलब आपकी भुजा। तो सबसे पहले √3/2 और ए आपकी कितनी है? 10√3 सेंटीमीटर। √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, और 2 से 10 5 टाइम कैंसिल, तो 15 सेंटीमीटर आपको निकालनी थी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। आपने फॉर्मूला यूज़ किया h = √3/2 इंटू ए, और ए की जो भी वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ आपने यूज़ की और ऊंचाई फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? अब समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं जिसकी समान हो, और यदि सभी भुजाएं समान हैं तो इसके क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला हुआ √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल आपको यहाँ दिया हुआ है 400√3। तो यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप जो भी है आपके न्यूमेरिकल टर्म्स इनको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में 4 और √3 आपका डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया, और ये आपका 1600 हुआ यहाँ से। तो यदि ये स्क्वायर में है तो मैं इसे 1600 रूट में लिखूँगी, और ये आपका कितना आ जाएगा? 40 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई? समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। और समबाहु त्रिभुज के यदि परिमाप की बात करें तो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या होगा? 3 इंटू भुजा। तो आपकी भुजा का जो भी मान आया है वो 40 मीटर है, तो 3 इंटू 40 मीटर मतलब 120 मीटर। तो परिमाप आपको निकालना था, आपने क्षेत्रफल से भुजा की माप निकाली, फिर हमने परिमाप का मान निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि मैंने विभाज्यता के नियम से लिया हुआ है। 143,865 निम्न में से किससे विभाज्य है? आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो नंबर है किससे विभाज्य है। सबसे पहले तो आपको जो भी नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर को चेक करेंगे कि वो सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। तो यदि मैं इस नंबर में देखूं तो लास्ट में यहाँ पर जो 5 है ये एक विषम संख्या है, और यदि लास्ट का नंबर विषम है तो इस पूरी संख्या को हम कहेंगे कि यह एक विषम संख्या है। अब यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा 2 और 4, यदि ऑप्शन में आपको 2 4 दिया हुआ है, 27 या 3 दिया हुआ है,
या आपको 5 या हम 9 ले लेते हैं यहाँ पर। तब इस कंडीशन में चेक करना है आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि इनमें से ये किन नंबरों से डिवाइड होगा। तो यदि ये एक ऑड नंबर है तो 2 और 4 जो नंबर है इनसे डिवाइड नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट जो नंबर है आपका, हम यहाँ 19 लेते हैं और हम नेक्स्ट नंबर 3 से चेक करने की कंडीशन क्या होती है, हमें इसे ऐड करना है। 3 + 8 + 6 + 5। यदि मैं इस नंबर को ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर 27 और 27 जो है 3 से डिवाइड है और यदि यहाँ पर 19 की जगह पर 9 भी होता तो ये 9 से भी विभाज्य, मतलब ये 3 से भी विभाज्य और 9 से भी विभाज्य। इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो नंबर है 3 और 9 से विभाजित है, लेकिन अंतिम जो अंक है, लास्ट जो डिजिट है वो 5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर 3, 5 और 9 तीनों से ये डिवाइड हो सकता है। इस नंबर को हम इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कहेंगे तो इन सभी नंबरों से ये विभाजित हो सकता है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें आपको विभाज्यता चेक करनी है तो आप इस तरह से चेक कर ले और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों नंबर को किसी एक संख्या से इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि दोनों के जो गुणनफल आए वो बराबर हो जाएं। तो हम यहाँ पर यदि 2, 3 और 1 0 से चेक करते हैं इन ऑप्शन से, तब इस कंडीशन में देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है 2, 3, 1 से यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 462 और 596 में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 1192। लेकिन यदि यहाँ पर 0 भी दिया है तो आप किसी भी नंबर को नहीं चेक करें, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर भी 0 हो जाता है। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई या गुणन करते हैं तो वह नंबर भी 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तब यहाँ पर आप जो ऑप्शन 0 होगा, डी ऑप्शन, वो यहाँ पर राइट होगा। तो 231 और 596 में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर भी 0 होगा और 596 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर भी 0 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें और डायग्राम को समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके ऑप्शन के फॉर्म में गिवन है। निम्नलिखित आयत चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक आयत चित्र दिया हुआ है और आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम उसे रीड करेंगे। किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियां हैं? अब यहाँ पर कुछ वर्ग बने हुए हैं, 125 से लेकर 160 तक हैं, जिनकी ऊंचाइयाँ बताई गई हैं और सबसे ज़्यादा यदि ऊंचाई देखें तो 140 से 145 में आपकी 7 है और सबसे कम 125 से 130 और 155 से 160 में है। तब यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा गया है कि किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियाँ हैं। तो आपके जो ऑप्शन है 125, 130 आप चेक करेंगे। यहाँ पर 125, 130 में 1 है, 155 और 160 इन दोनों में आपकी 1 है। नेक्स्ट 125, 131 है, 130 और 135 में 2 है, लेकिन 2 से छोटा यहाँ पर जो नंबर है 1 है। यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तब तो हमारा जो वर्ग होगा 125 से 130 और 155 से 160 का जो वर्ग है, यहाँ पर ओवरऑल दोनों वर्ग में न्यूनतम लड़कियाँ हैं।
नेक्स्ट जो है आपका, कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। अब आपको ये चेक करना है कि कितनी लड़कियां हैं जिनकी लंबाई 145 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक है। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर हम काउंट करेंगे वर्ग के अकॉर्डिंग उनकी ऊंचाई। तो 145 के बाद देखना है आपको 145 से 150 आपकी कितनी है यहाँ पर 4, 150 से 155 है 2 और 155 से 160 है आपकी 1। तो ओवरऑल जो है आपकी 7, टोटल आपकी कितनी होगी 7। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिसमें 7 दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। फिर आप वापस से आए चित्र देखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। तो देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 7, 4, 2, 1। लेकिन ये वाला जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है 140 से 145, इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, वर्ग के अकॉर्डिंग लिखना है। तब आप लिखेंगे 145 से 140 से 145 जो वर्ग है आपका, इसमें आपकी अधिकतम लड़कियां होंगी। आयत चित्र के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें ये देखें कि वर्ग को कैसे पहचाना जाता है, उनको किस तरह से काउंट किया जाता है। यही इसमें बेसिक जो फॉर्मूलेशन है यूज़ करने का कि हम किस तरह से ऐड करें, किस वर्ग में अधिकतम है, किस वर्ग में न्यूनतम है, कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनमें इक्वल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। हम जो क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे इसमें मल्टी क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का ही था। तो आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लें। एग्ज़ाम के टाइम के लिए आप प्रॉपर नोट्स बना के रखें ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर कंफ्यूज ना हो किसी भी टाइप की मेथड में या फिर क्वेश्चंस में।